नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अफगानिस्तान एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से दहल उठा है। बुधवार देर रात आए 5.5 तीव्रता के भूकंप ने लोगों की नींद उड़ा दी है। रात के सन्नाटे में जब अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक धरती कांपने लगी और कुछ ही सेकंड में इन झटकों ने लोगों में दहशत फैला दी और कई लोगों में डर के मारे अपने घरों से लोग बाहर निकल आए और डर के मारे घबरा चुके हैं। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से क्यों गिना जाता है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि एनसीएस के मुताबिक ये भूकंप भारतीय समय अनुसार करीब रात 11:27 पर दर्ज किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई, जबकि इसका केंद्र जमीन से लगभग 173 किलोमीटर की गहराई में था। गहराई अधिक होने की वजह से सतह पर इसका असर अपेक्षाकृत सीमित रहा, लेकिन झटके काफी दूर दूर तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियों ने तुरंत सक्रियता के साथ कार्य शुरू किया। प्रभावित इलाकों में सूचनाएं जुटाई गई और हालात का आकलन शुरू कर दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट में किसी भी बड़ी तबाही या फिर जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल अफगानिस्तान में भूकंप कोई नई बात नहीं है। ये देश दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। खासतौर पर हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र में अक्सर मध्यम से लेकर तेज तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए भूकंप एक स्थायी खतरा बन चुका है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफगानिस्तान भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच स्थित है। इसके वजह से ही वहां पे भूकंप ज्यादा दर्ज किया जाता है। भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ती रही है और यूरेशियन प्लेट की टकराव अक्सर उसके साथ होती रही है। यही टकराव धरती के भीतर भारी ऊर्जा पैदा करती है, जो समय समय पर भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। इसके अलावा अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्से खासकर हेरेत क्षेत्र में एक प्रमुख फाल्ट लाइन भी गुजरती है। इस इलाके में पहले भी कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, जिनमें हजारों लोगों की जानें गई हैं और बड़ी संख्या में मकान और घर तबाह हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी कि UNOCHA का कहना है कि अफगानिस्तान केवल भूकंप ही नहीं बल्कि भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी बेहद संवेदनशील कंट्री है। पहाड़ी इलाके कमजोर बुनियादी ढांचे और सीमित संसाधनों की वजह से यहाँ प्राकृतिक आपदाओं का असर कई गुना बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रोड क्रॉस भी लगातार चेतावनी देता रहा है कि अफगानिस्तान में रहने वाले लाखों लोगों के लिए ये क्षेत्र ऐसा है जो लगातार भूकंप का खतरा पैदा करता है। कई गांवों में आज भी मिट्टी और पत्थरों से बने पारंपरिक मकान हैं जो तेज झटकों को सहन नहीं कर पाते। यही वजह है कि यहाँ मध्यम तीव्रता का भूकंप कई बार बड़ी तबाही का कारण बन जाता है। वहीं आपको बता दें कि विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कई दशकों से युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट झेल रहे अफगानिस्तान के लिए प्राकृतिक आपदाएं एक अतिरिक्त चुनौती बन गई हैं। पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था, सीमित राहत संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसी भी बड़ी आपदा से उबरना अफगानिस्तान के लिए बेहद कठिन होता है। हालांकि इस बार राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन भूकंप के बाद इलाके में लोगों ने एहतियातन के तौर पर खुले स्थानों में रात बिताई, जिसके बाद प्रशासन ने भी लोगों से ये अपील की कि उनको अपने अफवाहों पर ध्यान न दें और आधारित सूचनाओं पर ही भरोसा करें, और ये अपील की कि लोग कोई गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक में शेयर ना करें। भूकंप विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि किसी भी बड़े झटके के बाद आफ्टर शॉक जो आते हैं, उससे झटके आने की संभावनाएं बनी हैं। इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी प्रशासन की ओर से दी गई है। यदि दोबारा झटके महसूस होते हैं तो तुरंत खुले स्थानों पर लोग चले जाएं और जर्जर इमारतों से दूर रहें, ऐसा सरकार का कहना है। इसी बीच दुनिया के दूसरे हिस्से में भी भूकंप का खतरा चिंता बढ़ा रहा है। हाल ही में वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। वहां मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और राहत बचाव अभियान भी लगातार जारी है।
आपको बता दें कि स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अब तक वहां पे करीब 1943 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों के प्रभावित होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS का अनुमान है कि वास्तविक मौतों का आंकड़ा इससे भी कई अधिक हो सकता है। कई इलाके अभी भी पूरी तरीके से प्रभावित है और मलबा हटाने का कार्य वहां लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र भी राहत कार्यों में स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहा है। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे के बीच दुनिया में कई देश लगातार जोखिम का सामना कर रहे हैं। जहां एक और आधुनिक तकनीक भूकंप की तीव्रता और केंद्र का पता लगाने में मदद कर रही है, वहीं आज की भूकंप की सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी है। फिलहाल अफगानिस्तान में आए 5.5 तीव्रता के भूकंप में किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के सामने इंसान जो है हमेशा छोटा रहता है और हमेशा इंसान को जो है सतर्क रहना चाहिए। आने वाले दिनों में प्रशासन की निगरानी और संभावित आफ्टर शॉक पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल अफगानिस्तान में आए इस भूकंप के कारण जो है हलचल मची हुई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए देश की राजधानी का रुख करते हैं। आपको बता दें कि देश की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा संवैधानिक और कानूनी बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में एक बड़ा विधेयक पेश करने की तैयारी में है। जो कानून अगर बन गया तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद पर बने रहने के जो है उस पे नियम पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इस प्रस्तावित कानून के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री ऐसे गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या फिर उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, वह लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा हो, तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि यही वजह है कि इस विधेयक को लेकर देश भर में राजनीति की बहस और भी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 की जांच कर रही है। संयुक्त संसदीय समिति यानी कि GPC 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी दे सकती है। इसके बाद केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। यदि कैबिनेट हरी झंडी दिखा देती है तो ये विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि संसद मानसून सत्र जो है 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और ये विधेयक पिछले वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किया गया था। सरकार का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति को और भी अपराध मुक्त बनाना है और संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करना है। सरकार तर्क दे रही है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर आपराधिक मामले में लंबे समय से जेल में रहता है तो उसके लिए जेल से सरकार चलाना उचित नहीं माना जाएगा, उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। वही आपको बता दें कि प्रस्तावित कानून के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो और वे लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता हो, तो उसके पद पर बने रहने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसे पद से हटाने का आदेश जारी करेंगे। और कुछ प्रस्तावों में यह भी उल्लेख है कि हिरासत के 31वें दिन वे स्वतः लागू हो जाएगी। हालांकि संयुक्त संसदीय समिति केवल इस प्रावधान को स्वीकार करने तक सीमित नहीं रहेगी। सूत्रों के अनुसार समिति कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़ने की भी सिफारिश कर रही है ताकि इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग न हो सके। समिति ये भी स्पष्ट करने की सिफारिश कर रही है कि किन अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा ताकि मामूली मामले में इस कानून का गलत इस्तेमाल न किया जा सके। वहीं JPC की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सरांगी ने कहा है कि समिति के सामने आए अधिकांश सुझाव सकारात्मक रहे हैं। उनके अनुसार किसी ने भी इस विधेयक की मूल भावना पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राजनीति को बिल्कुल ही अपराध मुक्त बनाना है और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इस प्रस्ताव पर लगातार विरोध कर रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये विधेयक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचे के लिए खतरा बन सकता है। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी ठहराए बिना केवल न्यायिक
हिरासत के आधार पर उसके पद से हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल ही खिलाफ है। विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क यह है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत उसे दोषी घोषित न करती। ऐसे में यदि केवल गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के आधार पर किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री को पद से हटाया जाता है तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग संभव है। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित कई विपक्षी नेताओं ने चिंता जताई है कि नए आपराधिक कानून के तहत पुलिस कई मामलों में लंबी न्यायिक हिरासत की मांग कर सकती है। ऐसे में किसी भी सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता डी राजा ने भी इस विधेयक को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि कानून मौजूदा स्वरूप में लागू होता है तो इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उनके अनुसार अदालत से दोष सिद्ध होने से पहले किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होगा। वही सरकार इन सभी आरोपों को खारिज करने पर लगी हुई है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य किसी दल विशेष को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह पहले भी ये कह चुके हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री जेल में रहकर सरकारी दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए इस तरीके की व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन के लिए आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये विधेयक संसद में पारित होता है तो भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए न्यायिक हिरासत को सीधे पद पर बने रहने से जोड़ा जाएगा। इससे राजनीतिक जवाबदेही बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ऐसा जो है बाकी नेताओं का कहना है। इस पूरे मामले में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट बेहद अहम मानी जा रही है। समिति ये तय करेगी कि किन परिस्थितियों में यह कानून लागू होगा और किन सुरक्षा उपयोगों के जरिए राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका को कम किया जाएगा। फिलहाल समिति की बैठक 17 जुलाई को प्रस्तावित है, जहां रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके बाद सरकार कैबिनेट में इस पर फैसला लेगी और फिर मानसून सत्र में इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। हालांकि इस विधेयक को कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से आवश्यक बहुमत प्राप्त हो सकता है। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता होने वाली है। ऐसे में सरकार के सामने राजनीतिक समर्थन जुटाना भी बड़ी चुनौती होगी। अब पूरे देश की नजर 17 जुलाई की जेपीसी बैठक और उसके बाद शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र पर टिकी हुई है। अगर ये विधेयक आगे बढ़ता है तो भारतीय राजनीति, संवैधानिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से जुड़ा एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। वहीं विपक्ष इसके खिलाफ अपनी रणनीति पहले ही तेज कर चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर इस मुद्दे पर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अयोध्या का। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा घोटाले की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है और एक बेहद गंभीर खबर निकलकर सामने आई है। अब तक जांच का फोकस केवल दान में कथित गड़बड़ियों और आर्थिक गड़बड़ियों तक सीमित था, लेकिन अब जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ा जो है दावा सामने आया है। आरोप है कि राम मंदिर प्रतिष्ठान में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित तौर पर पैसे लिए गए। सूत्रों के मुताबिक करीब 125 कर्मचारियों की भर्ती अब जांच के दायरे में है। हालांकि अभी जांच का विषय है और इन आरोपियों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस रिकॉर्ड, नियुक्त प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को पूछताछ के दौरान ऐसे इनपुट मिले हैं कि मंदिर प्रतिष्ठान में विभिन्न पदों पर हुई कुछ नियुक्तियों में कथित रूप से पैसे का लेन देन हुआ हो सकता है। इसी आधार पर अब तक जो है जो भर्तियां हुई है, जो प्रक्रिया इस भर्ती के दौरान की गई है, उसकी जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में नौकरियां के बदले रिश्वत ली गई थी या फिर ये कोई गलत जो है दावा पेश किया जा रहा है। और ये भी जांच किया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ था तो इनमें कौन कौन से लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने उन कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली है जिन्हें मंदिर प्रतिष्ठान में नियुक्त किया गया था। अब एक एक नियुक्ति का सत्यापन किया जा रहा है। संबंधित कर्मचारियों के आवेदन, नियुक्ति पत्र, सेवा रिकॉर्ड, चयन प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच होगी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि चयन प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार हुई थी या फिर उसमें भी किसी तरीके की गड़बड़ी हुई थी। जांच का
का एक अहम पहलू ये भी है कि नियुक्तियों को अंतिम मंजूरी किस स्तर पर मिलती थी। पुलिस अब भर्ती से जुड़े फैसलों की पूरी श्रृंखला खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान एक पूर्व ट्रस्ट सदस्य का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भर्ती प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका थी। हालांकि अब तक इस मामले में किसी के खिलाफ औपचारिक आरोप तय नहीं हुआ है, लेकिन जांच लगातार जारी है। दरअसल ये पूरा मामला उस समय कथित चढ़ावा चोरी घोटाले की जांच के दौरान सामने आया, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। पहले जांच का केंद्र दान राशि के कथित दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ी पर था, लेकिन अब पूछताछ और दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान जांच एजेंसियों को भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नए संकेत मिल रहे हैं, जिसके बाद जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब चलिए सीधे अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार विवाद के केंद्र में है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि उनके पार्टी कार्यालय पर बीजेपी समर्थकों ने अंडे और बैगन फेंके, काले झंडे दिखाए और कई घंटों तक हंगामा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद भी मूकदर्शन बनकर वहां पर खड़ी रही और कोई भी कार्रवाई समय रहते नहीं की गई। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए इसे टीएमसी की अंदरूनी कलह का करार दिया है। इसे ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। आपको बता दें कि बंगाल के सियासत में लगातार विवाद सामने आ रहा है। घटना पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कालीगंज इलाके की बताई जा रही है। महुआ मोइत्रा जो है वहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंची थी। इसी दौरान पार्टी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां जमा हो गए। महुआ मोइत्रा का आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने गो बैक और चोर चोर के नारे लगाए तथा कार्यालय की ओर अंडे और बैगन फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि हमला जो है प्लान था, पूरी तरीके से पहले से ही प्लान किया गया था और इसमें बीजेपी समर्थक शामिल थे। घटना के दौरान महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव किया। लाइव वीडियो में उन्होंने दावा किया कि बाहर मौजूद लोग लगातार पार्टी कार्यालय को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थी, लेकिन उसने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण स्थिति जो है नियंत्रण में नहीं आई और कोई भी ठोस कदम पुलिस की ओर से नहीं उठाया गया। महुआ ने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय पुलिस केवल वहां पर तमाशा देखती रही। महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी पार्टी को डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की भी मांग की। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष बिल्कुल ही अलग सामने आ रहा है। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उनका दावा है कि यह मामला तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी राजनीतिक टकराव पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। विरोध प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप और सड़क पर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे माहौल में इस तरीके की घटनाएं राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर भी इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कार्यालय के बाहर हंगामा, नारेबाजी और वस्तुएं फेंके जाने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटना किन किन परिस्थितियों में हुई थी और इसका जिम्मेदार कौन था। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि महुआ मोइत्रा के आरोपों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। तो अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि महुआ मोइत्रा के आरोप कितने सही थे, घटना के पीछे कौन कौन था और क्या इस पूरे मामले के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई उस वक्त नहीं की गई थी। इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि जांच के बाद क्या क्या खुलासे निकलकर सामने आते हैं। TV7 भारत में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।